some 50 biology MCQ for NEET UG exams. Let's now start this video. Question first. What is the primary function of loop of Henle in the nephron? तो ये लूप ऑफ हेनले नेफ्रॉन का क्या कार्य है? ये जो है नेफ्रॉन, ये हमारे किडनी में पाया जाने वाला एक छलनी नुमा मतलब पार्ट्स है जो हम फिल्टर करने का कार्य करता है। यूरिन में जो भी न्यूट्रेंट है, ब्लड है, उसको फिल्टर करके मतलब रोकने का कार्य करता है और यूरिन को बाहर यूरेथ्रा के थ्रू पास करने का कार्य करता है। कौन? नेफ्रॉन। तो इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लूप ऑफ हेनले इन द नेफ्रॉन। तो लूप ऑफ हेनले इन द नेफ्रॉन्स का क्या कार्य है? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड आयंस। तो ये हमारे बॉडी में जो यूरिन में जो वाटर और आयंस है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बहुत सारे आयंस होते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, इनको एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है कौन? लूप ऑफ हेनले इन द नेफ्रॉन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द C4 प्लांट। तो ये C4 प्लांट्स का कैरेक्टर्स यानी क्या गुण है? तो इसका आंसर आएगा प्रेजेंस ऑफ क्रेनेज एनाटॉमी। ये जो होता है क्रेनेज एनाटॉमी क्या होता है? ये मतलब जैसे मक्का है, मैज है ना, गन्ना, ये ऐसे पौधों में पाया जाता है। ये क्या करता है, मतलब इसमें ऐसा एक रिंग बनाए रखता है, वैस्कुलर बंडल, जो मतलब इस पौधों को फोटोसिंथेसिस के लिए मतलब क्लोरोफिल मिलता रहे और एक इसको प्रोटेक्ट मिलता रहे। तो ये इसका कार्य है C4 प्लांट्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द C4 प्लांट्स। ये C4 प्लांट्स अधिकतर ये मतलब जैसे मक्का है, गेहूँ है ना, इस टाइप के पौधों में ये पाया जाता है। ये वैस्कुलर बंडल को प्रोटेक्ट कर आसपास एक रिंग बनाए रखता है। तो ये इसका प्रेजेंस ऑफ द क्रेनेज एनाटॉमी इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ द प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज कॉल्ड। तो सेल डेथ इसका क्या मतलब क्वेश्चन पूछा गया है, द प्रोसेस ऑफ द प्रोग्राम सेल डेथ इज कॉल्ड। सेल डेथ को अगर हमारी बॉडी की सेल अगर उसका डेथ हो जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? तो इसको कहते हैं एपोप्टोसिस, है ना। तो एपोप्टोसिस क्या होता है? एक तरीके से ये क्या होता है, मतलब जो सेल्स होती है उसको जैसे जो डेथ हो गया उसको हटाने का कार्य करता है ना। जैसे ये एक तरीके से एक टेक्निक है। जैसे कि कैंसर ले लो, कैंसर की सेल्स बहुत ज़्यादा ग्रोथ करती है जो हमारे लिए हानिकारक होती है, तो उसको रिमूव करने का कार्य करता है। कार्य करने की प्रणाली को ही या एक प्रोसेस को ही क्या बोलेंगे? एपोप्टोसिस। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। द प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ इज़ कॉल्ड। तो ऐसे प्रोग्राम को क्या बोला जाता है जो सेल डेथ का कार्य करती है? तो इसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। ये मेडिकल लाइन में यूज़ होता है, हॉस्पिटलों में, जैसे कैंसर का सेल को हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल्स। तो कौन से हार्मोन्स है जो हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करने का या रेगुलेट करने का कार्य करते हैं?
तो ये होता है इंसुलिन। कौन होता है? इंसुलिन। इंसुलिन जो है ये हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का कार्य करता है। जो हमारे पैनक्रियास ग्लैंड जो होती है उससे ये स्रावित होता है इंसुलिन हार्मोन्स। और अगर ये कंट्रोल रहा तो हमको शुगर की बीमारी से ये बचाता है। तो ये करेक्ट आंसर आएगा इंसुलिन, है ना। मतलब कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग विच हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल। तो हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? इंसुलिन। और ये इंसुलिन जो है ये हमारे पैनक्रियास ग्लैंड से ये स्रावित होता है और ये कंट्रोल करने का कार्य करता है ब्लड शुगर लेवल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 5. The structure responsible for transmitting genetic information from one generation to next generation. तो ये तो सबको ही पता होगा कि हम जो डीएनए जो होता है ये हमारे आनुवांशिक लक्षणों को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन पहुंचाने का कार्य करता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देखा होगा कि कोई बच्चे लोग अपने दादा या परदादा या अपने माँ बाप के जैसे दिखते हैं, या किसी कोई पढ़ने में या दिखने में या कलर में या सोचने में ऐसी कुछ क्षमता उनमें गुण पाए जाते हैं। तो ये कार्य किसका होता है? डीएनए का होता है। डीएनए जो है ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को वन जनरेशन टू अनदर नेक्स्ट जनरेशन में प्रवेश करने का या भेजने का कार्य करता है। कौन? डीएनए। तो द स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिटिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डीएनए। डीएनए ही ऐसा मतलब जेनेटिक मटेरियल है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भेजने का कार्य करता है। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द साइनोएट्रियल नोड। साइनोएट्रियल नोड ये क्या होता है? ये हमारे हार्ट में 3 प्रकार की नोड पाई जाती है। एक ऐसे नोड होती है, एवी नोड होती है और ट्राइकस्पिड वॉल होते हैं। तो ये साइनोएट्रियल नोड, इसको ऐसे नोड भी बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन है टू रेगुलेट हार्ट बीट। ये जो है हमारे हार्ट की बीट को रेगुलेट करने का कार्य करती है। कौन? साइनोएट्रियल नोड। ये जो साइनोएट्रियल नोड है या इसको ऐसे नोड भी बोलते हैं, ये हमारे ना जो हार्ट है उसके राइट अपर एट्रियम में पाए जाते हैं। देखो हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो ये राइट साइड में अपर माने ऊपर की ओर एट्रियम में पाई जाती है। ये जो नोड होती है ना ये 60 से 100 इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ये मतलब जनरेट करने का कार्य करती है। 60 से 100 इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को। और ये एक तरीके से प्राइमरी पेसमेकर का कार्य करती है। और ये जो होती है मतलब हार्ट प्राइमरी पेसमेकर इसको कह सकते हैं। तो इसका ये कार्य है हमारे हार्ट की बीट को रेगुलेट करने का कार्य। किसका? साइनोएट्रियल नोड का। एवी नोड भी होती है। ये एवी नोड क्या होती है? एट्रिया वेंट्रिकुलर नोड। मतलब ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में एक नोड पाई जाती है, एक सेप्टम की तरह कार्य करती है। तो ये जो होती है एवी नोड जो होती है ये साइनोएरिकुलर नोड से इम्पल्स को प्राप्त करने का कार्य करती है। और एक ट्राइकस्पिड वॉल भी होता है। ठीक है, तो हम यहाँ तो ये पूछा है कि हार्ट क्या है? मतलब ये हार्ट में पाई जाने वाली एक नोड है ना, जो इम्पल्स मतलब हार्ट बीट को रेगुलेट करने का कार्य करते हैं। हमारे हार्ट को अच्छे से मतलब जैसे हार्ट जो है ये पंपिंग मशीन की तरह कार्य करता है, पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करने का कार्य करता है ना। ये एक तो इसमें जो साइनोएट्रियल ये जो नोड पाई जाती है इसका कार्य होता है रेगुलेट हार्ट बीट। हमारे हार्ट बीट को रेगुलेट करने का कार्य करती है। कौन? ऐसे नोड। ठीक है, और ये 60 से 100 इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पर मिनट जनरेट करती है ना। 1 मिनट में 60 से 100 तक।
तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऐसे नोड या साइनो एट्रियल नोड का कार्य है टू रेगुलेट द हार्ट बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसे दिया हुआ है ऑप्शन बाइनरी फिजन, मियोसिस, माइटोटिक डिवीजन, फर्टिलाइजेशन। तो ये इनमें से कौन सा जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स है। तो ये बाइनरी फिजन जो है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स है। कौन सा? बाइनरी फिजन। और मियोसिस और माइटोटिस ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जैसे एग और स्पर्म मिल के एक जाइगोट बनाते हैं, उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें से कौन सा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब टाइप है। तो बाइनरी फिजन जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स है। और मियोसिस और माइटोटिस जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स है। और फर्टिलाइजेशन जो है ये मतलब एक जाइगोट बनने का एक प्रोसेस है जिसमें एग और स्पर्म मिलके एक जाइगोट बनाते हैं, एक भ्रूण बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर फूड। तो प्लांट्स जो है वो अपना भोजन कैसे बनाते, तो ये सभी को पता होगा। फोटोसिंथेसिस के थ्रू पौधे अपना भोजन बनाते हैं, है ना। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? पौधे जो होते हैं सूर्य प्रकाश, है ना, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ना, इनके उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं और क्लोरोफिल बनाते हैं, CO2, है ना, H2O और सनलाइट। ठीक है, क्लोरोफिल बनाएंगे और इससे ही पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, पत्तियां हरे कलर की दिखाई देती है। तो इस प्रोसेस को ही फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर फूड। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, कौन से प्रोसेस के थ्रू? तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? CO2 प्लस H2O प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस O2 रिलीज़ करते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है पौधों की पत्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोक्रियाटिक सेल्स। तो प्रोक्रियाटिक सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें से क्या है? तो इसका है एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोक्रियाटिक सेल्स। प्रोक्रियाटिक सेल्स का गुण क्या है? एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स, मतलब ऑर्गन्स के आसपास जो ये मेम्ब्रेन पाई जाती है ये एब्सेंस रहती है प्रोक्रियाटिक सेल्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द माइलिन शीथ। माइलिन शीथ का फंक्शन क्या है? तो माइलिन शीथ का फंक्शन है टू प्रोटेक्ट द नर्व फाइबर्स। ये नर्व फाइबर्स को प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। नर्व कहाँ पाए जाते हैं? हमारे ब्रेन में, है ना। तो ये जो है नर्व फाइबर्स को प्रोटेक्ट करने का कार्य कौन करता है? माइलिन शीथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। विच नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ द RNA। इसमें जो ऑप्शन दिए हुए DNA, mRNA, प्रोटीन, एंजाइम, इनमें से RNA का टाइप क्या है? तो RNA का टाइप है mRNA। mRNA मतलब मैसेंजर RNA। ये एक तरीके से मैसेज को ट्रांसफ़र करने का कार्य करता है, तो इसलिए इसको मैसेंजर RNA कहा जाता है, या तो शॉर्ट फॉर्म में mRNA कहा जाता है।
तो mRNA जो है ये RNA का एक प्रकार का टाइप्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज पास्ड फ्रॉम DNA टू RNA। तो इसमें ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा ट्रांसक्रिप्शन। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विच प्रोसेस व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास्ड फ्रॉम DNA टू RNA। मतलब जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पास करने का कार्य करता है DNA टू RNA में, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैंसर सेल। तो कैंसर सेल के बारे में सभी को पता होगा कि कैंसर की सेल जो होती है वो अनकंट्रोल, मतलब ये इतनी ज़्यादा ग्रोथ करती है कि इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और एक गांठ टाइप के बन जाता है शरीर में। तो उसको खाली जैसे कि कोबाल्ट के मशीन से सेकाई करते हैं या ऑपरेशन के थ्रू उसको अगर कम स्टेज पे रहा तो उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो इसके लिए इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैंसर सेल, कि ये सेल कैंसर सेल है, ये कैसे पहचानेंगे? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अनकंट्रोल ग्रोथ। मतलब जो कैंसर की सेल जो होती है ये अनकंट्रोल ग्रोथ, मतलब ये बहुत ज़्यादा अनियंत्रित ये मतलब फैलती है, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और कैंसर का उपचार बहुत ही लाइलाज है। इसके लिए अभी तो ये इसका इलाज निकला है, जैसे कि सेकाई की जाती है कोबाल्ट के मशीन से, और थेरेपी दी जाती है, कीमोथेरेपी किया जाता है, और अगर कम स्टेज पे हो तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं ऑपरेशन के थ्रू, और कुछ मेडिसिन भी चलते हैं। तो कैंसर की सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा? अनकंट्रोल ग्रोथ। मतलब जो कैंसर की सेल होती है ये अनकंट्रोल ग्रोथ करती है, बहुत ज़्यादा संख्या में ग्रोथ करने लगती है बॉडी में। जिस पार्ट्स में भी अगर होता है तो वहाँ पर कोशिकाओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, गांठ टाइप का बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द राइबोसोम। राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है? तो राइबोसोम का फंक्शन है टू सिंथेसिस प्रोटीन, है ना। ये प्रोटीन को सिंथेसिस करने का कार्य करता है कौन? राइबोसोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स इनमें से कौन से है? तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो है ये कनेक्टिव टिश्यू का कार्य करता है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है कि ये कनेक्ट करने का कार्य करता है बॉडी में। एक जैसे जॉइंट वाले जो जगह है उसको टिश्यू को या सेल को ये कनेक्ट करने का कार्य करता है, एक अंग को दूसरे अंग से ये कनेक्ट करने का कार्य करता है कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू। और कनेक्टिव टिश्यू का टाइप्स क्या है? एडिपोज टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव थ्रू अ प्लांट। मतलब अगर पानी मूव होता है प्लांट के थ्रू, इसमें विच प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव थ्रू अ प्लांट। पानी अगर पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचता है, जैसे जड़, तना, पत्ती, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ह्यूमन इम्यून सिस्टम। तो ह्यूमन इम्यून सिस्टम्स का कैरेक्टर्स क्या है? ऑल ऑफ द एबोव। ये इसका स्पेसिफिक रिस्पांस करने का भी गुण है, नॉन स्पेसिफिक रिस्पांस का भी है, और एडाप्टिव रिस्पांस का भी गुण है। किसका? ह्यूमन इम्यून सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंस है। ये नीट के एग्ज़ाम के लिए, बीएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम के लिए, और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं
वो सभी के लिए ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये पहले भी आ चुके हैं, इसीलिए मैंने क्वेश्चन ली हूँ। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द गोल्जी एपरेटस? गोल्जी एपरेटस का क्या फंक्शंस है? तो गोल्जी एपरेटस का फंक्शन है टू पैकेज प्रोटीन। क्या फंक्शन है गोल्जी एपरेटस का? टू पैकेज प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ द सेल सिग्नलिंग? सेल सिग्नलिंग का टाइप्स बता। अब सेल सिग्नलिंग क्या होता है? सेल सिग्नलिंग मतलब हमारे बॉडी में सेल्स पाए जाते हैं, है ना। तो जैसे मतलब उसको सिग्नल कहाँ से मिलता है? जैसे हमारे ब्रेन में जो भी मतलब सेल्स है वो एक तरीके से सिग्नल देगी, कम्युनिकेशन करेगी कि हमको, जैसे हमको भूख लगा है तो हमको हमारे ब्रेन हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को हमारे वो आदेश देगी, मतलब कम्युनिकेट करेगी, जैसे जो भी। तो ये सिग्नलिंग का मतलब ही होता है एक इन्फॉर्मेशन देना या सिग्नल देना सेल का, तो इसको ही सेल सिग्नलिंग कहा जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द सेल सिग्नलिंग? तो इसके टाइप्स कौन कौन से हैं? तो एंडोक्राइन सिग्नलिंग ये भी इसका एक टाइप है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है ना, उसके अंतर्गत सारे ही मतलब वो ग्लैंड्स आते हैं, तो एंडोक्राइन सिग्नलिंग होता है। पैराक्राइन सिग्नलिंग ये भी इसका टाइप्स है। और एक सेकेंड, हाँ। तो एंडोक्राइन सिग्नलिंग इसका टाइप है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है इसके अंतर्गत आपको जैसे थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, सारे जितने भी हमारे बॉडी में ग्लैंड पाई जाती है वो सब एंडोक्राइन सिस्टम्स के अंतर्गत आ जाता है। रिप्रोडक्टिव सभी सिस्टम इसके अंतर्गत आते हैं। तो हम देखेंगे सेल सिग्नलिंग। क्वेश्चन नंबर हम क्या देख रहे थे? 19 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ द सेल सिग्नलिंग? इनमें से सेल सिग्नलिंग के टाइप कौन कौन से हैं? तो एंडोक्राइन सिग्नलिंग ए बी टाइप से है, ठीक है। पैराक्राइन सिग्नलिंग ए बी इसका टाइप से है। और ऑटोक्राइन सिग्नलिंग ए भी इसका टाइप है। तो इसमें आंसर आएगा ऑल ऑफ द एबो। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच सेल्स बिकम द स्पेशलाइज्ड? करेक्ट आंसर इज द डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेम सेल? स्टेम सेल्स का कैरेक्टर्स क्या है? तो स्टेम सेल का कैरेक्टर है ऑल ऑफ द एबो। जैसे एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएटेड एबिलिटी का इसका कार्य है। एबिलिटी टू द प्रोलिफेरेंस, एबिलिटी टू द सेल्फ रीन्यू, तो ये सारे स्टेम सेल्स के कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम? ये लाइसोसोम्स को आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है। ये क्या करती है? मतलब ये मतलब जो भी बॉडी में ऐसे सेल जो है, मृत सेल जो है, उसको हटाने का कार्य करती है। उसको वो खुद ही इनगल्ट कर लेती, खुद ही खा लेती है और हमारे शरीर को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाती है, इन्फेक्शन होने से बचाती है लाइसोसोम। तो इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है या आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम्स? लाइसोसोम्स का फंक्शन है टू डिग्रेड द सेलुलर वेस्ट। मतलब सेल में जो भी वेस्ट है, अभी बताया ना मैंने कि ये सुसाइडल बैग कहलाती है। जो भी मृत सेल्स है, जो हानिकारक सेल्स है, उसको ये खुद ही इसको एब्जॉर्ब कर लेती है और नष्ट कर देती है, डिग्रेड कर लेती है और इसको हमारे शरीर में इम्यून पावर बढ़ाने का कार्य करती है और इन्फेक्शन से लड़ने का कार्य करती है। तो लाइसोसोम्स का कार्य क्या है? टू डिग्रेड द सेलुलर वेस्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर? तो इनमें जेनेटिक डिसऑर्डर का टाइप्स कौन सा है? तो डी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द एबो। देखो सिकल सेल एनीमिया, ये भी मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब जनरेशन टू जनरेशन। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? जो आरबीसी जो होती है ना, रेड ब्लड सेल्स, ये ना हशियाकार हो जाती है। जैसे नॉर्मल तो सेल रेड ब्लड सेल्स
आकार में गोल रहती है, अंडाकार रहती है, लेकिन अगर जिस भी पेशेंट को, जिस भी पर्सन को अगर सिकल सेल एनीमिया हो गया तो उसकी जो कोशिका होती है ना, सेल होती है, वो हशियाकार दिखने लगती है, जिससे ब्लड अच्छे से नहीं सप्लाई होता है। और जिसको भी ये हो गया तो वो मतलब उनका ब्लड की कमी होने लगती है, रेड ब्लड सेल्स अच्छे से काम नहीं करती, बनती नहीं है ढंग से, है ना। और उसको बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से कैंसर की बीमारी है और ये बहुत ख़तरनाक भी होती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, हंटिगन्स डिसीज़ क्या होता है ये ना, हंटिगन्स डिसीज़ जो होता है ये एक तरीके से ना मोटर, जैसे हमारा जो इम्पल्स जो होते हैं ब्रेन का, जिससे ब्रेन अच्छे से काम नहीं करना, है ना, सेल डेथ हो जाती है ब्रेन का जैसे। और इसमें क्या होता है, एबनॉर्मलिटी, मतलब आई मूवमेंट थोड़ा जैसे मतलब ये कम एज के लोगों को, जैसे 20 साल या से मतलब कुछ लोगों को होता है ना कि सोचने समझने की स्थिति अचानक एकदम प्रोग्रेस एकदम मतलब हाइपर हो जाना और सही डिसीज़न नहीं ले पाना, कंफ्यूज रहना, है ना, आई मूवमेंट थोड़ा सा एबनॉर्मल रहना। तो ये सारे डिसीज इसके अंतर्गत आता है, इस बीमारी के अंतर्गत, जिसको एंटीगस डिसीज़ हो गया, ये उनमें ये थोड़ा सा पाया जाता है। और ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द सेल डेथ की वजह से होता है। तो हमको तो पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर, तो ये सारे जेनेटिक डिसऑर्डर है। और जेनेटिक मतलब बताए ना कि मतलब हमारे पेरेंट्स या हमारे पूर्वजों से, जो भी हमारे माता पिता, अगर किसी को कोई बीमारी रहे तो वो बच्चों में भी आ जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर। तो सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोस और हेंटिग्रिटिस डिसीज़, ये सभी जो है जेनेटिक डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच डीएनए इज़ रिप्लिकेटेड। तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा रिप्लिकेशन। मतलब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जिसमें डीएनए का रिप्लिकेटेड होता है, तो इसको बोलते हैं रिप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। हाँ सॉरी, हाँ ये इसको नीचे हो जा रहे हैं, एक सेकेंड। ये क्वेश्चन को आप लोग बार बार अच्छे से याद कीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और मैंने इसको अच्छे से सेलेक्ट करके बनाई, बायोलॉजी से रिलेटेड है। ये नीट और नर्सिंग, फार्मेसी, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम जो होते हैं और साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन के कैरेक्टर्स इनमें से कौन से है, तो ये ऑल ऑफ द एबो आएगा। जैसे ह्यूमन ब्रेन का काम एबिलिटी टू रीजनरेट, है ना, तो रीजनरेट करने का कार्य भी करता है हमारा ब्रेन। एबिलिटी टू द प्रोसेस इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का कार्य भी ब्रेन करता है ना, जो भी हमको दिमाग जो सोचता है वो मतलब हमारे शरीर के विभिन्न अंग जो सोचते हैं वो दिमाग वहाँ तक पहुँचाता है। तो ये प्रोसेस ऑफ द इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का कार्य भी हमारा कौन करता है, ब्रेन ही करता है। एबिलिटी टू दो स्टोर मेमोरी, ये सबको ही पता होगा कि हमारे में जो मेमोरी स्टोर कहाँ रहती है, हमारे ब्रेन में ही रहती है ना। तो शॉर्ट मेमोरी, लॉन्ग मेमोरी, कई सालों का भी मतलब मेमोरी हमारे दिमाग में रहता है, जिसको लॉन्ग टर्म मेमोरी बोलते हैं। तो ये ऑल ऑफ द एबो इसके फंक्शन हो जाएंगे, कैरेक्टर हो जाएंगे किसके, ह्यूमन ब्रेन के। एबिलिटी टू रीजनरेट, एबिलिटी टू द प्रोसेस इंफॉर्मेशन, एबिलिटी टू द स्टोर मेमोरीज। तो ये सारे इसके फंक्शन हो गए ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन के, हमारे मनुष्य के ब्रेन के। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसको पावर हाउस, ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का पावर हाउस बोला जाता है ना, पावर हाउस शब्द। तो ये मतलब एक तरीके से यहाँ एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित रहती है। जैसे हम
आपने देखा ही होगा कि हम जैसे 2-4 दिन भी अगर खाना नहीं खाते, उपवास रहते हैं, तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलते रहती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ही मिलती है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में हमारी ऊर्जा जो होती है ना, ये एटीपी के रूप में संचित रहती है। ठीक है, तो फंक्शंस क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? टू प्रोड्यूस द एनर्जी, एनर्जी को प्रोड्यूस करने का कार्य करता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके लिए इसको पावर हाउस भी बोला जाता है, ऊर्जा घर भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित रहती है, जो हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा देते रहती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है? टू प्रोड्यूस एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ द सेल जंक्शन? सेल जंक्शंस का इनमें से टाइप क्या है? तो ऑल ऑफ द एबो, जैसे गैप जंक्शन, ये भी इसका टाइप है ना। टाइट जंक्शन, ये भी इसका टाइप है। और एड्रेंसन जंक्शन, ये तीनों ही सेल जंक्शंस के टाइप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच सेल्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर? कौन सी सेल जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का कार्य करती है? तो सिग्नलिंग, अभी बताई थी ना। सिग्नलिंग का मतलब ही होता है सिग्नल देना, मतलब हम कम्युनिकेट करना है ना। जैसे हम मान लो फ़ोन के थ्रू हम किसी को इन्फॉर्मेशन देते हैं, बातचीत करते हैं, तो एक तरीके से सिग्नल ही होता है ना। वैसे ही हमारे दिमाग में भी, हमारे शरीर में भी सेल्स जो है, एक सेल दूसरे सेल को सिग्नल देती है, कार्य करने के लिए इन्फॉर्मेशन पहुंचाती है। तो इसका क्या कम्युनिकेट करने का कार्य करती है, तो इसको बोलते हैं सिग्नलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट? ह्यूमन हार्ट का इनमें से क्या कार्य है? तो इसका है एबिलिटी टू द पंप ब्लड। ये तो सबको ही पता है कि हमारे हार्ट को क्या बोला जाता है? पंपिंग मशीन बोला जाता है। ये ब्लड को पंप करने का कार्य करता है ना। और हार्ट ब्लड सप्लाई हमारे पूरे बॉडी में सप्लाई करता है। और अभी जस्ट पढ़े थे, इसमें एसए नोड पाया जाती है, और एवी नोड और ट्राइकॉस्पिड वॉल पाए जाते हैं, और आर्टरीज पाए जाते हैं, वेन्स पाए जाते हैं, पल्मोनरी वेन है ना। तो ये मतलब ब्लड को सप्लाई करने का कार्य करता है हमारे बॉडी को, पूरे शरीर को। तो ह्यूमन हार्ट का कार्य क्या है? एबिलिटी टू पंप ब्लड, मतलब ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। पंप करके हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक ब्लड पहुंचाने का कार्य करता है ह्यूमन हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट का कार्य टू सिंथेसिस ग्लूकोज। ये क्या करता है? ग्लूकोज को सिंथेसिस करने का कार्य करता है कौन? क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ द प्लांट हार्मोन? इनमें से प्लांट हार्मोन्स के टाइप कौन कौन से हैं? तो ऑक्सिन, ये भी प्लांट में पाया जाने वाला हार्मोन्स है। जिब्रेलिन, ये भी प्लांट में पाया जाने वाला हार्मोन्स है। साइटोकाइनिन, ये भी प्लांट्स में पाया जाने वाला हार्मोन्स है। तो ऑल ऑफ द एबो, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। What is the process by which plant respond to environmental stimuli? तो कौन सा प्लांट है रिस्पॉन्स करेगा इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई को? तो ऑप्शन नंबर ए जो है टोप्सिन्स, ये करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ह्यूमन आई? ह्यूमन आई के क्या कार्य हैं? तो इसके ऑप्शन नंबर डी इज़ ए करेक्ट आंसर। जैसे ह्यूमन आई का एबिलिटी टू डिटेक्ट लाइट, ये सबको पता है कि हमारे जो आँख है वो लाइट को डिटेक्ट करने का कार्य करता है। आँखों से ही तो हम देखते हैं ना रोशनी, तो डिटेक्ट करने का कार्य करता है लाइट को। एबिलिटी टू डिटेक्ट कलर, हमको कलर भी डिटेक्ट करने का, हम आँखों से कलर पहचानते हैं ना कि ये हरा, ग्रीन या जो भी कलर है, तो ये डिटेक्ट कलर। एबिलिटी टू फोकस, फोकस करने का कार्य करता है। तो ह्यूमन आई की ये तीनों ही कार्य आएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज़ ए करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द ईयर? ईयर के क्या कार्य हैं?
तो ईयर के कर टू डिटेक्ट साउंड, है ना, हमको जो भी आवाज़ आती है तो हम कान के थ्रू ही सुनते हैं। टू मेंटेन बैलेंस, बैलेंस मेंटेन करने का कार्य भी हमारा कान ही करता है। टू रेगुलेट द हियरिंग, सुनने का कार्य भी कान ही करता है। तो इसमें ऑल ऑफ द एबो इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ द एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर के टाइप्स कौन कौन से? तो इंस्टिंक्ट्स, लर्निंग और कम्युनिकेशन सॉरी, ऑल ऑफ द एबो, ये सभी ही टाइप्स है एनिमल बिहेवियर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच एनिमल अडॉप्ट टू देयर इन्वायरमेंट। इनमें से जो इन्वायरमेंट दी है उनमें से कौन सा अडॉप्ट करता है इन्वायरमेंट से? तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए, नेचुरल सिलेक्शन, है ना। नेचुरल सिलेक्शन जो होता है, ये प्रोसेस जो होता है एनिमल अडॉप्ट करता है अपने एनवायरनमेंट से। देखो, नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ही होता है कि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते, जिस वातावरण में रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना। ये सुना ही होगा, अगर प्रकृति में हम अगर अपने आप को नहीं ढालेंगे तो प्रकृति या तो हमको नष्ट कर देगी या हम खुद नष्ट हो जाएंगे, है ना। तो इस एडॉप्टेशन या अनुकूलन लाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू ये मेन कार्य आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का इसमें से कौन सा कैरेक्टर आएगा? तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या होता है? जैसे विभिन्नता, है ना। तो ये भी इकोसिस्टम का मतलब एक कैरेक्टर्स है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, है ना, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी ये ये इकोसिस्टम का कैरेक्टर है। एनर्जी फ्लो, ऊर्जा फ्लो होता है हमारे वातावरण में। तो ये सारे ही इकोसिस्टम के कैरेक्टर्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द डिकम्पोजर। अब डिकम्पोजर्स के क्या फंक्शन है? तो इसके टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर, ये ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने का कार्य करता है, ठीक है, तोड़ने का कार्य करता है। टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको ब्रेक डाउन करने का कार्य कौन करता है? डिकम्पोजर्स। नेक्स्ट इसका ये भी कार्य है टू रिसाइकल न्यूट्रिएंट, जो भी न्यूट्रिएंट है उसको रिसाइकल करने का कार्य करता है डिकम्पोजर। और टू प्रोड्यूस द एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस करने का कार्य भी करता है डिकम्पोजर। तो ऑल ऑफ द एबो इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स के कौन से टाइप है? तो ये भी ऑल ऑफ द एबो, म्यूटेलिज्म ये भी इसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का है ना। कॉम्पेंसेशन ये भी इसका टाइप है, और पैराटिज्म ये भी इसका टाइप है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स का। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच स्पीसीज इन्वॉल्व। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच स्पीसीज इवॉल्व। करेक्ट आंसर आएगा इसमें नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन जो है स्पीसीज में इन्वॉल्व होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब जैविक विविधता का कौन से गुण है? तो इसमें डी ऑल ऑफ द एबो इसमें आएंगे। स्पीसीज रिचनेस ये भी बायोडाइवर्सिटी का एक कैरेक्टर्स है। जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी भी आता है ना, आनुवांशिक लक्षण भी आते हैं, तो ये भी इसका आ जाएगा। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, हमारे आसपास के जो इकोसिस्टम में भी विविधता पाई जाती है, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबो, ये बायोडाइवर्सिटी के कैरेक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द कंजर्वेशन बायोलॉजी। तो कंजर्वेशन बायोलॉजी का फंक्शन क्या है? तो इसमें टू प्रिजर्व स्पीसीज़ को प्रिजर्व करके रखना, ये भी बायोलॉजी कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। टू रिस्टोर द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को फिर से
रिस्टोर करने का कार्य भी इसका कार्य है। टू प्रमोट द सस्टेनेबल यूज़, तो ये तीनों ऑप्शन आएंगे किसमें, फंक्शन ऑफ द कंजर्वेटिव बायोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ द पोल्यूशन। तो पोल्यूशन के टाइप्स क्या, ये तो सबको पता है। पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन भी होता है हमारे वातावरण में। एयर पोल्यूशन कैसे होता है, जैसे आसपास बहुत ज़्यादा धुआं होना, जैसे कि बहुत सारे कारखाने रहते तो गैसें निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। गाड़ी से जो डीजल वाली गाड़ियाँ होती है उससे भी धुआं निकलता है ना, कारखानों से, फैक्ट्रियों से, तो ये एयर पोल्यूशन करता है। वाटर पोल्यूशन भी सबको ही पता है। बड़े बड़े जैसे नदियों में मतलब मूर्तियों को बहा देना, या जो भी वेस्ट मटेरियल निकलते हैं उनको नदी तालाबों में बहा देना, तो ये वाटर पोल्यूशन करता है। सॉइल पोल्यूशन भी होता है ना, मिट्टी का कटाव, तो ये सारे चीज़ें इसमें पोल्यूशन के अंतर्गत आएंगे। टाइप ऑफ द पोल्यूशन, तो ये तीनों, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ये इसके ऑल ऑफ द एबो इज़ द करेक्ट आंसर। नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ध्वनि प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया, व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच पोल्यूटेंट अफेक्ट द एनवायरनमेंट। तो इसमें से जो पोल्यूटेंट मतलब होता है कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जो एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से मतलब प्रदूषित करते हैं, है ना। तो इसमें बायो एक्यूमुलेशन ये भी एक पोल्यूटेंट है, बायो मैग्निफिकेशन ये भी है, और यूट्रोफिकेशन ये भी, ये तीनों ही इसके टाइप्स है, या इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट करने के, अफेक्ट करने के, ये तीनों ही इसके रिस्पॉन्सिबल पोल्यूटेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के क्या कार्य है ना, क्लाइमेट चेंज होते रहता है ना वातावरण, तो इसके क्या कैरेक्टर्स हम कैसे जानेंगे कि हमारा क्लाइमेट चेंज हुआ है। तो राइजिंग टेम्परेचर, ये सबको ही पता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ जाना जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण होता है, तो राइजिंग टेम्परेचर का बढ़ना। चेंजिंग प्रेसिपिटेशन ऑफ द पैटर्न्स, इंक्रीज्ड एक्सट्रीम वेदर इवेंट, है ना, तो वेदर इवेंट्स का, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होना, बढ़ना, तो ये सारे ऑल ऑफ द एबो इसके करेक्ट आंसर आएंगे क्लाइमेट चेंज के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या होती है, O3, है ना, ये क्या करती है, जो अल्ट्रा वायलेट रेस होती है, सूर्य की जो हानिकारक किरणें होती है ना, उसको पृथ्वी तक आने से रोकती है, यानी कि कैंसर का खतरा को ये रोकती है। सबको पता है कि जो अल्ट्रा वायलेट रेस होती है, पराबैंगनी किरणें, ये कैंसर, स्किन कैंसर का, ये इसके कारण स्किन कैंसर होता है, तो इसको प्रोटेक्ट करने का कार्य कौन करती है, O3 ओजोन लेयर, है ना। ये हमारे लिए बहुत ही मतलब प्रोटेक्ट लेयर है ओजोन लेयर। तो क्या फंक्शन है इसका, ऑप्शन नंबर ए आएगा, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट यूवी रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, जो सूर्य से निकलने वाली जो हानिकारक किरणें हैं, है ना, जो दोपहर के समय जो निकलती है, वो हमारे शरीर को स्किन कैंसर हो सकता है अगर ये O3 नहीं रहे तो। ओजोन लेयर, तो ये ओजोन लेयर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने का कार्य करती है और हमारे शरीर को कैंसर होने से बचाती है। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब होता है हम फिर से वो एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो इसके टाइप्स कौन कौन से, सोलर एनर्जी, ये भी सोलर एनर्जी को हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं ना, हमेशा प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा, जिनको करोड़ों वर्ष बाद प्राप्त करते हैं ना, उसको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी जो ऑटोमेटिक हमको मिलते रहता है, तो ये सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी जो कभी खर्च नहीं
की, है ना, हाइड्रो एनर्जी है। तो ये ऑल ऑफ द एबो इसके रिन्यूएबल एनर्जी के टाइप से है। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज़ द प्रोड्यूस। तो इसमें आएगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जैसे अभी बताई थी कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। जैसे H2O और CO2 और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसकी उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं, क्लोरोफिल बनाते हैं, C6H12O6 प्लस O2 गैस रिलीज़ करते हैं और इससे एनर्जी मिलती है जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस आएगा इसमें। 49 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑल ऑफ द एबो, मीटिंग करेंट नीड्स, है ना, प्रिजर्विंग रिसोर्सेस और प्रमोटिंग इक्वलिटी। ये सारे ही इसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कैरेक्टर्स है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द साइंटिफिक इंक्वायरी। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑल ऑफ द एबो, टू आस्क क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन पूछना, टू फार्मूलेट हाइपोथेसिस फार्मूलेट करना, और टू टेस्ट हाइपोथेसिस, और जो हाइपोथेसिस फार्मूलेट किए हैं उसको टेस्ट करना। ये साइंटिफिक इंक्वायरी के अंतर्गत आता है, साइंटिफिक फंक्शंस के अंतर्गत आता है। टू आस्क क्वेश्चन इकट्ठे करना, क्वेश्चन पूछना, फिर एक हाइपोथेसिस बनाना, फार्मूलेट करना, और उस हाइपोथेसिस का टेस्ट करना। तो ये ऑल ऑफ द एबो इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो स्टूडेंट ये थे हमारे मतलब नीट्स, और जैसे नीट है, यूजी नीट है, नर्सिंग है, और जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं जिसमें साइंस से बायोलॉजी से रिलेटेड जो MCQ पूछे जाते हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस।